एक साल एकदम तेजी होती थी और उसके बाद 4 साल मंदी होती थी। तेजी खत्म होती थी, वो हमेशा एक एंड स्कैम से होता था। तो हमारा हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारेख स्कैम हो गया। जब भी ऐसा कोई क्राइसिस होता है, हमने देखा है कि रिटेलर काफ़ी पैनिक करते हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक यू, हाउ डू दे ऑपरेट? दे अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक पावर इंडिया का कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग। हमने कोविड के समय में भी देखा था, एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन था। पूरी दुनिया में कोविड हुआ था, बट इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंस बैक कर चुका है। अगर कोई 25 ईयर ओल्ड है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग से विद ₹10,000, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही शुड फॉलो और क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो उनको अपना एक इमरजेंसी फंड सेटअप करना चाहिए। सेकंड, Do you think in the next decade AI can change the way people invest as well? पर्सनली मेरे हिसाब से AI कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। 7 साल में आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं हुई है, तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, मैन, मशीन और हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर संजय चावला सर, जिनके पास 25 सालों से भी ज़्यादा का मार्केट एक्सपीरियंस है। ही हैज़ वर्कड विद कंपनीज लाइक SBI कैपिटल, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एंड राइट नाउ ही इज़ द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट बड़ौदा BNP Paribas. Thank you so much, sir, for doing this. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। Sir, before we start with our questions, I want you to talk about very briefly कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? You have spent so much time in the markets, so where did all this start? और ये कहानी तो बहुत पुरानी है। जब मैं 10वीं कक्षा में था, तभी से मुझे स्टॉक मार्केट पे रुचि रही है। तभी मुझे मेरे पिताजी ने थोड़े बैंक मैनेजर्स से इंट्रोड्यूस किया था एंड उन्होंने मुझे स्टार्ट किया था गाइडेंस पे। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू की। जैसे पेरेंट्स चाहते थे इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद मैनेजमेंट भी कर लिया, बट दिल हमेशा स्टॉक मार्केट में ही था। उसके बाद तकरीबन 15 साल तक मैं इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में था, सेल साइड जिसको कहते हैं, और तकरीबन 17 साल बाई साइड पे रहा हूँ ऑन द इंस्टीट्यूशनल साइड एज अ फंड मैनेजर विथ म्यूचुअल फंड्स। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, क्योंकि मुझे जो तजुर्बा है बाई साइड का भी है एंड सेल साइड का भी है, तो जो ग्राउंडिंग रही है इज़ ऑन डीप फाइनेंशियल एनालिसिस। सर, एक क्वेश्चन है जो हम हमारे बहुत सारे गेस्ट को पूछते हैं, व्हाट ऑल चेंजेस यू हैव सीन इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स? क्योंकि आपने इतना टाइम बिताया है मार्केट में, आपने क्या चेंजेस देखे हैं मार्केट में होते हुए? इन्वेस्टर अप्रोच कैसे चेंज हुआ है? सो 2 तरीके से मैं देखूंगा। एक तो मार्केट कैसे बिहेव करता था एंड इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। तो जब मैंने अपनी करियर स्टार्ट की थी वे बैक इन 1990, तब मैंने देखा था कि मार्केट का जो साइकिल है वो 5 साल का साइकिल था एंड इस समय भी 5-6 साल का साइकिल है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है। बट वो 5 साल में इंटरेस्टिंगली एक साल एकदम तेज़ी होती थी और उसके बाद 4 साल मंदी होती थी। तो जो तेज़ी होती थी वो कभी सस्टेन नहीं होती थी एंड इनवेरिएबली जब भी तेज़ी ख़त्म होती थी वो हमेशा एक एंड स्कैम से होता था। तो हमारा हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारेख स्कैम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं। तो लोगों का जो विश्वास था मार्केट पे इतना रहता नहीं था एंड जब भी आपके रिटर्न्स अचानक बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोगों को लगता है कि मार्केट स्पेक्युलेटिव है। उसके 15 साल बाद जब से मैंने एंटर किया, तब से मैंने देखा है कि मार्केट जो है अर्निंग्स ग्रोथ को फॉलो करता है, इकनॉमी को फॉलो करता है। मार्केट पार्टिसिपेशन भी बहुत डीप हो गया है। आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए, जैसे FIIs आ गए, फिर डोमेस्टिक्स आ गए। तो जो मार्केट का जो ब्रेथ है और विथ है एंड अंडरस्टैंडिंग है, बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है कि एक जना मैन्युपुलेट नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात जो है, मैंने एक मैच्योरिटी देखी है इन्वेस्टर्स की।
पहले लोग इन्वेस्ट करते थे एज अ क्विक रिटर्न, एज अ स्पेकुलेटिव रिटर्न। इस समय मैं जो देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स जो है समझ के आ रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट वॉलेटिलिटी से भागते नहीं है। मुझे याद है जब मैंने शुरू में म्यूचुअल फंड में आया था, मार्केटिंग पे जाता था, इन्वेस्टर्स पूछते थे डालने से पहले ही कि पैसा निकालना कब है। इस समय लोग डरते नहीं है, एंड हमने ये एक मैच्योरिटी देखी है इन्वेस्टर्स में, वो बहुत ही अच्छी बात है। I think people are willing to commit at this moment. They are willing to spend time in the market. मेरे हिसाब से ये जो मैच्योरिटी आई है इन्वेस्टर्स के माइंड में, एंड स्पेशली जो यंग जनरेशन है, हमने ये देखा है कि वो ये इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि मुझे अगले साल इतना रिटर्न चाहिए, वो अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एंड वो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है। जब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो जब उनका गोल मीट हो जाता है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, एंड वो सबसे अच्छी बात है, रादर देन सेइंग कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, यही स्टॉक से चाहिए। तो बहुत बड़ा बदलाव है इसमें। Sir, continuing this whole point, I'll start with my first question. If we see Nifty, it is around 24,000. पिछले अगर एक दो दिन का फॉल हटाएं 23,600 अराउंड दैट। मोटा मोटी मार्केट में इतना कोई बड़ा करेक्शन नहीं या फिर क्रैश नहीं आया है आफ्टर कोविड। वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम आवर ऑल टाइम हाई। स्टॉक्स में भी कुछ मेजर क्रैश या करेक्शन नहीं देखा गया है। मार्केट्स हैव बीन गुड, इनफ्लोज अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, वी हैव सीन दैट एज वेल, बट अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट they have been left behind in the wealth creation journey. Do you think that they are late या फिर they can start right now as well? And do you think कि 10 साल बाद देखता है कोई वीडियो ये, तो can he look at that video and say कि okay हाँ that was the right time, I should have invested, something like that? से बहुत ही डीप सवाल पूछा है आपने, एंड उसका अगर एक लाइन का आंसर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेस्ट इज़ येट टू कम। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जर्नी बस अभी शुरू हुई है। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री। तो जवाब हमेशा ये होता है यस्टरडे, ताकि आपको आज उसकी छाया मिल सके। What is the next best? The next best is now. इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी यही रहा है कि अगर आपने 5 साल पहले 10 साल पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से पिछले 40-45 इयर्स में जो मार्केट का रिटर्न रहा है इज अबाउट 14%। सवाल ये उठता है कि कैन वी डू बेटर देन दैट इन द कमिंग 5-10 years? I think the answer is yes. Okay, got it. The market which we are seeing right now, आपको लगता है क्या ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है या फिर कोई रजीम चेंज हो रहा है, या फिर अभी हम किस पॉइंट पे खड़े हैं एट दिस मार्केट? तो एक मेरा अनुमान है कि इस समय जो पोजीशन पे है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इन्वेस्टर्स एंड जो ग्रोथ पोटेंशियल है, इस समय हम शायद टेक ऑफ स्टेज पे हैं। किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम पर कैपिटा जीडीपी देखें आज की तारीख में कंट्री का, करीबन $2,500-2,600 पर पर्सन है। और हमने ये देखा है कि ग्लोबली जब भी आपका पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम ऑफ द जीडीपी 2,500 से करीबन $5,000 होता है, जो इक्विटी मार्केट है वो तभी सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। हमने ये देखा है कि कोरिया में भी ऐसा ही हुआ था, सिंगापुर में भी ऐसा ही हुआ था, लिटिल बिट चाइना में भी ऐसा हुआ था। सवाल ये उठता है कि इंडिया एक एक्सेप्शन रहने वाली है कि इंडिया में भी यही रहने वाला है। मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 6.5 साल में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी यहाँ से डबल हो जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि इक्विटी मार्केट भी वैसे ही परफॉर्म करेगी, नॉट विथ स्टैंडिंग कि कभी बीच में 1-8 साल आगे पीछे हो सकता है, कभी वॉर हो जाए, कभी कुछ ना कुछ आ सकता है। उसके बावजूद स्ट्रक्चरली मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years.
सर जैसा कि आपने अभी कहा कि इंडियन मार्केट्स माइट बी एट अ स्टेज टू अबाउट टू टेक ऑफ, और मैंने पहले ये पूछा था कि अगर हम कोई ये वीडियो 10 साल बाद देखता है तो व्हाट ऑल थीम्स आपको लगता है कि या तो टेक ऑफ हो सकती हैं या फिर मेजर फोकस में रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जिसको लोग याद रखेंगे कि ओके 10 साल पहले ये थीम वर्कड. इट कैन बी मे बी से फाइनेंस, AI, टेक और एनी थीम विच यू थिंक की विच माइट वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. आपका बेट कहाँ पे होगा? सो अगर आप इंडियन मार्केट को देखें, जो विथ है और डेप्थ है इंडियन मार्केट में काफ़ी वाइड है. अगर हम ऑटो सेक्टर देखें तो हमारे पास कार कंपनीज भी है, CV मैन्युफैक्चरर्स भी है, ऑटो एंसिलरीज भी है. इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आता है. सिमिलरली हम बैंकिंग सेक्टर भी देख सकते हैं, FMCG भी देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स कंपनी हो गए या IT कंपनीज हो गए. तो हमारी जो विथ ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी वाइड है. अगर आप इंटरनेशनली देखें, फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है कोरिया की और ताइवान की, क्योंकि ये दोनों बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है. ये जो मार्केट्स है वो काफ़ी नैरो है. कोरिया में एक कंपनी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 70-80% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट. ताइवान में वन सेक्टर इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी. तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिपेंडेंस हो जाता है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे काफ़ी विथ है. आपका सवाल था कि कौन से सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं. आई थिंक इंडिया में चॉइसेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी डाइवर्स है. पर्सनली मेरे हिसाब से AI कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगले 10 से 20 साल तक काफ़ी चर्चा रहेगी, काफ़ी इंटरेस्ट रहेगी, काफ़ी रुचि रहेगी. पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है. इंडियन IT हमेशा सर्विसेज पे रही है एंड शायद रहेगी. अपनी LLMs या मॉडल्स जिसको कहते हैं, इंडिया के पास कोई नहीं है. तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो 2-3 ब्रॉड थीम में मेंशन करना चाहता हूँ. जैसे फाइनेंशियलाइजेशन हो गया. फाइनेंशियलाइजेशन में भी मैं एक सब सेगमेंट देखना चाहूँगा, जैसे मोर देन बैंकिंग, आपके वेल्थ साइड पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे हो गया, या कैपिटल मार्केट प्लेस हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गया. क्योंकि जिस स्टेज पे हमारी इकोनॉमी है और जहाँ पे ग्रो करेगी, ये सब सर्विसेज की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी. सो दैट कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. दूसरा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग. मैं जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट रियली अबाउट अ लेबर आर्बिट्राज के हमारा लेबर कॉस्ट सस्ता है इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इधर आनी चाहिए. मेरे हिसाब से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग can offer a definite advantage over some of the other countries. सिर्फ लेबर आर्बिट्राज नहीं है, बट नॉलेज आर्बिट्राज है. एक उदाहरण देना चाहता हूँ. जैसे हम रिवर्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो इंडियन साइंटिस्ट है दे कैन बी एट पार और बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. तो बहुत अच्छा उदाहरण है. आपका एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शिफ्ट हो गया है. सिर्फ लेबर आर्बिट्राज नहीं, देयर इज सम वैल्यू इंजीनियरिंग दैट दे आर एडिंग. एक और थीम मैं मेंशन करना चाहता हूँ इज ऑन द डिफेंस. मेरे हिसाब से इट इज़ गोना बी अ थीम फॉर द नेक्स्ट डेकेड. मैं मानता हूँ कि वैल्यूएशंस इंडियन कंपनीज में कुछ अलग ही लेवल पर है, बट जिस हिसाब से मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर देख रहा हूँ ग्लोबली बढ़ रहा है, इंडिया कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. So basically 3 themes: manufacturing, defense, and AI, right? Third one is AI में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट आगे जाके वन कैन नेवर नो कहाँ पे कौन सी कंपनी आ जाएगी. True. So that is something that you'll have to watch out. It's a nascent sector to grow. Do you think that even like service-based companies like say TCS or Infosys, if they collab with say OpenAI recently they're trying to do, that is something to watch out for? So AI जो है एक पैराडाइम शिफ्ट लाता है पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में, IT सेक्टर में.
ये जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है जहाँ पे लार्ज वर्कफोर्स है, वो सब ट्रेडिशनल मॉडल्स पे काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एट्सेट्रा, पुराने लैंग्वेजेस पे। एआई के लिए आपको एक अलग ही पैराडाइम शिफ्ट देखना होगा, सोचना होगा। या तो वो पूरी वर्कफोर्स को रीट्रेन करे, विच इटसेल्फ इज़ अ ह्यूमंगस टास्क, और you'll have to start looking at companies जो सिर्फ AI फोकस्ड है, द न्यू जनरेशन कंपनीज। सर, जैसे कि आपने कहा कि यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट्स इन द नेक्स्ट 10 years. Where is that optimism coming from? First question. And second is, what is that one thing which genuinely worries you when you talk about Indian markets? मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो बहुत ही अंडरस्टेटेड, इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट द कंट्री हैज़। आज के तारीख में द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इज़ अबाउट 27-28। अगर आप प्रोफाइल देखेंगे, वेरी वेल एजुकेटेड, मे बी नॉट 100% एम्प्लॉयबल विद एजुकेशन, बट विलिंग टू टेक रिस्क, एंड एक एस्पिरेशन है, उम्मीद से आगे बढ़ रहा है। मेरा अनुमान है कि ये पर्सन नेक्स्ट 20 से 25 साल तक कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी पे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है विकसित भारत का, ये जो कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट 6 साल में आपका पर कैपिटा जीडीपी इम्प्रूव होगा, इसी के कारण है कि ये जो यंग एजुकेटेड पर्सन है will grow in his income and contribute very significantly to the economy. तो ये तो पॉजिटिव हो गया। एक चीज़ जो मुझे हमेशा खाई जाती है कि पिछले 7 साल में आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं हुई है। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है अच्छी तरह, स्टॉक मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं, बट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं हुए है। सवाल ये होता है कि क्यों, एंड उससे भी बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, क्योंकि जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं अगर वही लेवल पे रहा तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आएगा। तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, मैन, मशीन और कैपिटल। तो आपका ये देखना है कि मैन को आप कैसे अपग्रेड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। आपका एजुकेशन हो गया, या हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग बेटर। जैसे आपने उदाहरण लिया था आईटी का, तो अगर आईटी वाले नॉर्मल कोडिंग से एआई कोडिंग पे चले गए, दैट्स अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। पॉसिबल है या नहीं है वो बात अलग है, बट दैट इज़ द अपग्रेडेशन वी शुड बी लुकिंग एट। दूसरा है मशीन का, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप अपग्रेड कर रहे हैं, वो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा, हाउ एफिशिएंटली हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। अगर ये तीनों फैक्टर हम एफिशिएंटली यूज़ करें तभी हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, एंड शायद तभी हम विकसित भारत का टारगेट थोड़ा जल्दी मीट कर सकें। सर, डू यू ऑल्सो थिंक कि वैल्यूएशन भी एक फैक्टर है? क्योंकि वी हैव सीन कि बहुत सारी कंपनीज का वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होता बहुत बार, बट डज दैट मेक यू वरीड अबाउट द मार्केट एट दिस मोमेंट? सो वैल्यूएशन अगर आप देखने जाए तो यस, आई मीन जब भी हम वैल्यूएशन देखते हैं हम एक यूनी डायमेंशन पे देखते हैं। सवाल ये उठता है कि 20p एक्सपेंसिव है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ कि 20p के साथ आपका अर्निंग्स ग्रोथ भी 20% है, तो मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ शायद नहीं। पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, अर्निंग्स ग्रोथ 7-8% ही है, देन डेफिनेटली यस। उसके बाद हमेशा यही आता है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी आ गया, वैल्यूएशन भी है, एंड प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपके रिटर्न रेशियोज आइडियल है या नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स देख के ही हम कमेंट कर सकते हैं कि इज़ इट एक्सपेंसिव और नो। हमेशा हमने ये देखा है कि बुल मार्केट में भी कई स्टॉक्स सस्ते होते हैं, बेयर मार्केट में भी कई स्टॉक्स फिर भी महंगे होते हैं। तो दोनों का रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ तेज़ी में ही महंगे होते हैं, तेज़ी में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं निवेश करने के लिए, और मंदी में भी माल बेचना ही पड़ता है क्योंकि आउटलुक ठीक नहीं है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि है कि वी हैव सीन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है,
every single month we are seeing so many retailers coming in the markets and opening demat accounts and starting to invest with even with a small amount like a 500 rupee SIP. Do you think कि अभी ऐसा हो गया है कि liquidity is driving the market more than fundamentals? So मेरा ये मानना है कि जो आपका वेल्थ जो क्रिएट होता है इज़ बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज और नॉट इन द मार्केट. तो जब भी अब इंडेक्स या मार्केट देखते हैं तो देयर विल बी सम पॉकेट्स विच विल बी एक्सपेंसिव, सम विच विल बी नॉट सो एक्सपेंसिव. सो यू शुड रादर लुक एट व्हाट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. इंडियन इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन शायद कम है कि कहीं और निवेश करें, तो इंडियन मार्केट में ही करते हैं. मेरे हिसाब से हमें सेपरेट करना है कि आज के तारीख में जो भी ग्रोथ इम्पैक्ट आ रहा है वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से या रुपी डॉलर की वजह से, ये टेम्पररी फैक्टर है या परमानेंट फैक्टर है. अगर आपको लग रहा है कि हमारी इकॉनमी 6-6.5% से ग्रो करेगी स्ट्रक्चरली, देन आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, क्योंकि आपके वैल्यूएशंस ओवरऑल काफ़ी सस्ते हो गए कंपेयर टू इट्स ओन पास्ट हिस्ट्री. सर, कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने मार्केट्स में इतने यू हैव स्पेंड सो मेनी डिकेड्स इन द मार्केट, आपने बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एग्जैक्टली क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ? इज इट स्टॉक पिकिंग, इज इट पेशेंस, डिसिप्लिन, या फिर जस्ट मे बी स्टेइंग इन द मार्केट, जस्ट स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो आपको क्या लगता है इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? सो मुझे एक वॉरेन बुफे का मुहावरा याद आ रहा है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे वेल्थ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स टू अ पेशेंट इन्वेस्टर. अगर आप इस मुहावरे का, बहुत ही अच्छा मुहावरा है जिससे आप उसका पूरा सार निकालें, इसमें ये आपका जवाब मिल जाता है कि यू हैव टू बी अ वेरी पेशेंट इन्वेस्टर, यू हैव टू हैव द राइट स्टॉक पिकिंग स्किल्स, आपको डिसिप्लिन रहना है और आपको लॉन्ग टर्म रहना है. तो मेरे अनुमान से ये चारों फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल टू रियली क्रिएट वेल्थ. एंड वेल्थ कैन नॉट बी क्रिएटेड ओवरनाइट, उसको थोड़ा टाइम लगता है. सर, coming to my next question, one particular area where we have seen a lot of inflows is small caps. We all know small caps are risky, but they are usually high risk, high reward sectors. So what do you think that is it a start for India's next growth story, or we are already somewhere in between that? What do you think about that argument? तो अगर आप स्मॉल कैप्स देखें पिछले 25 से 30 साल में, उसका डेफिनेशन ही कम्प्लीटली चेंज हो गया है. अगर आज के तारीख में देखें, जैसे डिफाइन किया जाता है मार्केट में, एनी कंपनी विच इज़ गॉट अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 30 to 34,000 crores इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कैप. अगर आप पूरे इंडेक्स में देखें, से BSE, there are close to about 3,000 companies listed. So if you remove the large cap and mid cap, which is all companies below 3,400 34,000 crore market cap, तो आपके पास तकरीबन 2,700 कंपनी है. उसमें से अगर आप 5,000 एंड अबव की कंपनी देखें तो ये लेफ्ट विद एन इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ऑफ अबाउट 500-550 कंपनीज. तो ये काफ़ी डाइवर्स सेगमेंट हो जाता है, डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, डेप्थ ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट एट्सेट्रा. एंड हर एक कंपनी के पास एक बहुत ही यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है. या तो टेक्नोलॉजी है, या मार्केट एक्सेस है, या कुछ यूनिक मार्केट पोजिशनिंग है, ब्रांड्स है एट्सेट्रा. तो ये जो इतनी वाइड कंपनीज है, उसकी वजह से मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है एंड इसलिए पैसा बन रहा है. हमने ये भी देखा है कि काफ़ी कंपनीज स्मॉल कैप से मिड कैप बनी है, मिड कैप से लार्ज कैप बनी है. एक उदाहरण देना चाहता हूँ. करीबन 7-8 साल पहले ट्रेंट एक स्मॉल कैप था, फिर मिड कैप बना एंड उसके बाद लार्ज कैप बना. तो
वो जर्नी हमेशा कंटिन्यू होगी। तो हमें हमेशा यही रहता है कि ये 500 550 कंपनीज जो है छोटी भी नहीं है, 5,000 करोड़ मार्केट कैप, यानी उनका रीजनेबल टर्नओवर है, मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है। तो इनमें से हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से स्मॉल कैप से मिड कैप कौन सी बनती है और लार्ज कैप कौन सी बनती है। एंड दैट जर्नी को आइडेंटिफाई करने के लिए इतना कैपिटल अट्रैक्ट हो रहा है ये सब सेगमेंट में। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आता है वो ये कि यू हैव बीन अ फंड मैनेजर ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू हैव सीन सो मेनी स्टॉक्स गोइंग अप, तो आपने भी अपने टाइम पे बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जो स्मॉल कैप से मिड कैप और लार्ज कैप बनी, जैसे अभी आपने ट्रेंड का एग्जांपल दिया। कभी ऐसा कुछ हुआ है जब आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ है आपको कि एक कंपनी थी जो आपसे मिस हो गई एंड देन इट बिकेम मिड कैप एंड देन लार्ज कैप? So I think the biggest example I can think of, मेरा personal example is भारती एयरटेल। शुरू में जब कंपनी आई थी तभी तकरीबन 12 से 13 सेल्यूलर ऑपरेटर्स होते थे। ये पब्लिक गई, अच्छा भी कर रही थी। तभी शायद मेरा नज़रिया जो था वो थोड़ा सा अलग था, इतना स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म नहीं था। ये विजन नहीं था कि पूरा इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, कैसे पेनिट्रेट करेगी। इट केम एज अ मिड कैप, बाय द टाइम इट वाज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग अ लार्ज कैप। तभी आई अंडरस्टूड कि नहीं, इसका इवैल्यूएशन जो का तरीका है तभी भी उसके फ्री कैश फ्लोज नहीं बन रहे थे, बट अपॉर्चुनिटी इतनी लार्ज थी कि आगे जाके ट्रेमेंडस फ्री कैश फ्लोज बनने वाले थे। तो अगर मैं शायद तभी मॉडल कर लेता तो शायद आई वुड हैव बीन मच हैप्पी एज अ, और रादर मेरे यूनिट होल्डर्स बहुत और भी ज़्यादा खुश होते देन व्हाट आई हैव डन। बाय द वे, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर आवर यूजर्स। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सही कर रहे हैं बट रिटेलर्स आर मिसिंग इट आउट, if you can think of something? So मेरे अनुमान से if you look at the short term, stock market is like a voting machine and in the long term it's like a weighing machine. तो अगर आप शॉर्ट टर्म सोचोगे तो मतदान की तरह आप थोड़े टाइम के बाद आप चर्न आउट हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आपका जो भी आप ऐड करें वो बढ़ता ही जाएगा। एंड आई थिंक एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हम लोग देखते हैं इज अ लॉट मोर लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रक्चरल, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक रिस्क का नज़रिया है जो हम हमेशा रखते हैं, रिस्क इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो, सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा है कि हम लोग का एक डिसिप्लिन रहता है कि हाउ डू वी गो अबाउट इट, एंड सबसे बड़ा है कि एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हमारा हमेशा बाइबल होता है। शायद वही डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, या तो हम उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के या अ रिटेल इन्वेस्टर। एंड आई थिंक दैट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड अ रिटेल इन्वेस्टर। सो डू यू थिंक कि एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ अ रिटेल इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कैपिटल, एक स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ एंड उसको फॉलो करना उसी डिसिप्लिन से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोच भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, एंड ऑफ कोर्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हमें हमेशा डिफाइन करना है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है रिस्क टेकिंग की। एक बार वो डिफाइन किया जाता है देन यू कैन टेक एडिक्वेट रिस्क। सर, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर कोई 25 ईयर ओल्ड है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग से विथ ₹10,000, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही शुड फॉलो और क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है एंड व्यूअर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो उनको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1,
सबसे पहले तो उनको अपना एक इमरजेंसी फंड सेटअप करना चाहिए। इमरजेंसी फंड जो उसके 12 महीने का खर्चा निकाल सके। सेकंड, उनको बैठ के अपना रिस्क प्रोफाइल बनाना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिस्क प्रोफाइल आई कैन टेक, कितना ड्रॉ डाउन देख सकता हूँ। तीसरा, अपना एक फाइनेंशियल गोल्स बनाना चाहिए कि मैं किसके लिए निवेश कर रहा हूँ और कब तक मेरे को करना है। उसके बाद उन्हें एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाना है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सके बेस्ड ऑन मार्केट, डिफरेंट एसेट क्लासेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स एट्सेट्रा। वहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। हर पीरियोडिक टाइम के बाद, हर समय के बाद, एंड वो डिफाइन करना है कि 12 मंथ्स है या कैसा है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए कि कैसे है। एंड पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद अगर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, वो इम्प्लीमेंट करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम 10 साल की जर्नी में देख रहे हैं तो आई एम श्योर उसकी इनकम भी बढ़ेगी, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो आपको हमेशा टॉप अप करना है, स्टेप अप करना है अपना इन्वेस्टमेंट। सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई जल्दी स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी में, से एट द एज ऑफ 20-22, डू यू थिंक ही शुड टेक मोर रिस्क अकॉर्डिंग टू हिज एज? क्योंकि आई फील कि इट इज़ द टाइम टू मे बी टेक रिस्क, और मे बी एंड दैट्स वाई maybe not do a lot of diversification, say put 80-90% in equity because he is young and he can maybe be invested for maybe a lot of market cycles which are coming in. So मेरे हिसाब से रिस्क सिर्फ एज से रिलेटेड नहीं है। उनकी बाकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है, उनकी क्या कमिटमेंट्स है और उनके क्या गोल है, उस पर निर्भर करता है। उनकी क्या एम्बिशन है, वो क्या करना चाहते हैं, तो वो हिसाब से आपको डिफाइन करना है रिस्क। एंड इन जनरल मैं यही कहूँगा कि एट अ यंगर एज टेक्निकली आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स हायर रिस्क एसेट शुड बी हायर, एंड परसेंटेज कैन डिपेंड अपॉन एक्चुअल रिस्क एपेटाइट। एंड सिर्फ इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिस्क ही नहीं है, उसमें भी आपका डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है। अगर आप यंग है तो शायद आपको मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होगा, स्पेशली मिड कैप में, रादर देन कंजर्वेटिव प्रोडक्ट और हाइब्रिड प्रोडक्ट। तो मे बी वो हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। Got it. Sir, coming to my next question, what do you think, what is one market narrative or investing belief you completely disagree with? बहुत ही डीप सवाल है, क्योंकि मार्केट में हमेशा यही रहता है कि लोग कहते हैं कि दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, एंड ये 5 शब्द है जिसकी वजह से काफ़ी लोग का इन्वेस्टमेंट काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया है। मेरा अनुमान है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास हमेशा दोहराता है। द ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड और द फ्रीक्वेंसी कुड बी डिफरेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस बार अलग क्यों है, और सही में अलग है या पहले भी कभी हुआ है और अभी भी हो रहा है, हमारी समझ में थोड़ी सी फेर है। तो हमने ये बहुत बार सुना है। आई थिंक दैट इज़ द की डिफरेंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी होता है कि बुल मार्केट में लोग क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं? दे आर ऑलरेडी, उनको लगता है कि सब कुछ, दे आर इन यूफोरिया, उनको लगता है कि सब अच्छा हो रहा है, तो दे स्टॉप क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट इवन करेक्ट और नॉट? सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच हैपन्स। वो भी बहुत सही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बुल मार्केट में कहाँ पे भी आप हाथ लगाओ तो आपको अच्छा ही होता है, सब कुछ सोना ही बनता है। तो इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हमेशा आपको सवाल पूछना है, एंड सही जवाब तभी मिलेगा आपको। तो वो बहुत ही सही रहा है हमेशा। सर, कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन,
Since you have been in the market from such a long time, you must have seen a lot of crashes also. जैसे कि आपने बोला कि आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा, केतन पारेख देखा, 2008 का हाउसिंग क्राइसिस भी आपने देखा. तो जब भी ऐसा कोई क्राइसिस होता है, हमने देखा है कि रिटेलर काफ़ी पैनिक करते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में हाउ डू फंड मैनेजर्स और बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक यू, हाउ डू दे ऑपरेट? तो मेरे करियर में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. पैनिक भी बहुत देखा है, यूफोरिया भी बहुत देखा है. एंड मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स निवेश करो विदाउट इमोशंस, विदाउट गेटिंग कैरिड अवे, तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. शेयर मार्केट में हमेशा दो ही मेजर इमोशन रहे हैं, ग्रीड एंड फियर, लोभ और भय. उसकी वजह से लोग गलत समय पे इन्वेस्ट करते हैं या गलत समय पे निकल जाते हैं. जब भी आप इन्वेस्ट करो, आपको एकदम रैशनली सोच के इन्वेस्ट करना है, लॉजिकली इन्वेस्ट करना है. अगर मार्केट क्रैश होता है तभी सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं, तो आपको बैठ के सोचना है मार्केट किसके लिए गिरा है. कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से गिरा है, द कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, कंपनी के अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है, या कुछ लोकल फैक्टर्स है या कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से पूरा सेक्टर को इम्पैक्ट हो रहा है. जैसे ही आप ये बैठ के समझ लो और अंडरस्टैंड करो, तभी आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको इन्वेस्ट कर रखना है क्या और टॉप अप करना है, या शायद आपकी समझने में भूल हो गई हो और आपको तभी भी निकलना है. अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, रैशनली, विदाउट एनी इमोशंस, तो आपका निर्णय और डिसीजन हमेशा सही रहेगा. सर, आपको क्या लगता है क्या सच्चाई रिवील होती है जब मार्केट में क्रैश होता है इन्वेस्टर्स की? मतलब जैसे मान लो कि अगर निफ्टी यहाँ से 50% का एक फॉल आता है, तो व्हाट इज़ वन बिहेवियर आपने देखा है कि रिटेलर्स को बहुत करते हैं, मतलब व्हाट इज़ दैट? ज़्यादा तो लोग पैनिक करते हैं कि वो सेल्फ डाउटिंग करते हैं, एंड तभी समझ में आता है दूध का दूध और पानी का पानी. जो भी फंडामेंटली साउंड कंपनीज हो वो हमेशा बाउंस बैक करती है. तो ऐसा नहीं है कि जब मार्केट नीचे गिरता है कि सिर्फ जो ओवर प्राइस कंपनी है वही नीचे गिरती है, सब कंपनीज गिरती है. सवाल ये उठता है कि आपका पोर्टफोलियो वापस बाउंस बैक करता है या नहीं. वो इस पर निर्भर करता है कि आपने कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. जो फंडामेंटली साउंड हो, बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं हुआ हो, दे विल कम बैक. सबसे बढ़िया बात ये देखिए, मैंने पिछले 10-12 साल में जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं आज के तारीख में मार्केट गिरने से घबराते नहीं है. दे अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक पावर इंडिया का इज कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग. हमने कोविड के समय में भी देखा था, एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन था. पूरी दुनिया में कोविड हुआ था, बट इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंस बैक कर चुका है. अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें इंडिया की, वो हैज़ कम बैक टू द प्री कोविड लेवल. दूसरे कंट्रीज़ में बहुत दूर दूर तक दे हैव नॉट कॉट अप विद दैट ग्रोथ नंबर. मार्केट्स भी काफ़ी रिकवर हो गई है, एंड वो स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैव कंटिन्यूड टू डू वेल, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल. तो क्रैश से डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि जहाँ तक जिस रीज़न से मैंने वो कंपनी में निवेश किया था वही फैक्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, then you should continue to stay invested and maybe increase your investment. So, sir, coming to the very hot topic which is AI, we have seen कि AI धीरे धीरे almost हर industry में आ रहा है. Do you think in the next decade AI can change the way people invest as well? What's your take on this? So, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आर्ट पार्ट एंड एक है साइंस पार्ट, जिसको हम कला एंड जिज्ञासा कहते हैं. जो AI है,
आपकी साइंस पार्ट को बहुत ही इफ़ेक्टिवली एड्रेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास कंप्यूटेशन पावर है, वो एक्यूरेटली एनालाइज कर सकता है, and जो रिजल्ट्स ह्यूमन माइंड नहीं कर सकते वो अमेजिंग इंफॉर्मेशन थ्रो कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन को आपको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है इनटू एक्शन। उसके लिए आपको हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिएगा ही चाहिएगा। शायद जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है विल बी अ लॉट मोर रिफाइंड, शायद बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पे रहेंगे, सो दैट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। क्योंकि नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग AI, अभी वी सी अ लॉट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर इन द मार्केट, जैसे हर्ड मेंटालिटी हो गई, क्योंकि AI विल टेक ओवर इन द next few years. Do you think that human behavior will reduce somehow because people will be able to make more informed decisions because of AI? सो मेरे अनुमान से एक ये भी सवाल उठता है कि स्टॉक मार्केट मोर परफेक्ट बनता जा रहा है, जहाँ पे सबके पास सब इन्फॉर्मेशन हो, सबके पास सब इन्फॉर्मेशन हमेशा रहती है कि कौन से कंपनी का क्या अर्निंग्स है। दो लोग उसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक बाई बोलता है, एक सेल बोलता है। मेरे हिसाब से वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि क्या मल्टीपल देना है, जो आर्ट पार्ट है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। आपका डिसीजन मेकिंग, फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रिफाइन होता जाएगा, बट उसको अगर 10 का मल्टीपल देना है, 20 का देना है, 25 का देना है, वो आप इंडिविजुअल फंड मैनेजर्स पे निर्भर करेगा। बट जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव फाउंडेशन। Sir, coming to the final part of this podcast, if you had to give one advice to all the users who are watching this video, what will that investing advice be? मुझे भारत के देश के यूथ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने प्रूव किया है, उनकी एक तो वेल एजुकेटेड है। आई वांट देम टू लिव द ड्रीम्स, गो अहेड एंड टेक द रिस्क। एक सीख जो मुझे मिली थी, शुरू से मुझे ये सिखाया गया था कि इनकम माइनस योर एक्सपेंस इज़ योर सेविंग, जिसे आई हैव टू इन्वेस्ट, एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। ओके, मेरे हिसाब से द सेविंग शुड बी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। आपके जो एक्सपेंसेस है आपको डिटरमिन करना है कि कितने करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेविंग। सेविंग जो है मुझे अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से करनी चाहिए। सो इट्स अ इक्वेशन सेम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। सेविंग रेसिडुअल एस्पेक्ट था पहले। मेरे हिसाब से आपको सेविंग पहले डिटरमिन करने, अपने फाइनेंशियल गोल पहले बनाने हैं, क्योंकि इनकम आपके हाथ में शायद नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट फोर्सेस, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस यू आर डूइंग। आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव द सेम लाइफस्टाइल दैट यू वुड लाइक टू हैव 5 years, 10 years, 15 years down the line. And that is what I would like to leave with your viewers. Got it. Thank you so much for sharing this. Coming to the rapid fire round, small caps or large caps for the next 5 years? Small cap. Small cap. SIPs or direct stock picking? SIPs any day. Time in the market or timing the market? Time in the market. India or US markets, bigger opportunity over the next decade? India by far. Index fund or active funds over the next 10 years? So I would say it has to depend upon the asset allocation plans and stick to that. आपको रिटर्न पे देखना है कि कौन से आपके फाइनेंशियल गोल्स को मिलते हैं। Okay. One stock for 10 years or changing portfolio every year? मैं हमेशा कहता हूँ कि buy a stock. I would say buy a stock for 10 years, but review it every year to see that it is as on track or not on track for the next 10 years. But review करना बहुत ज़रूरी है। Cool. Thank you so much, sir, for doing this.
And thank you everyone for watching this podcast. If you guys have any feedback, do let us know in the comments below. And don't forget to subscribe the channel. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.